गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निशस्त्रीकरण की दिशा में उठाए गए कदम। स्टूडेंट्स, कल हमने निशस्त्रीकरण की आवश्यकता और इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि यूएनओ ने निशस्त्रीकरण की दिशा में क्या कदम उठाए हैं। राष्ट्रसंघ की परसंविदा की बात है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी निशस्त्रीकरण के विषय को शामिल किया गया, परंतु इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र के निर्माताओं ने अधिक व्यवहारिकता को प्रदर्शित किया। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित निशस्त्रीकरण संबंधी कुछ उपबंधों का वर्णन है। इसमें है अनुच्छेद 11 के अनुसार महासभा निशस्त्रीकरण तथा शस्त्रों के नियंत्रण से संबंधित सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम रखने के लिए सहयोग के आम सिद्धांतों पर विचार विमर्श कर सकती है। सदस्यों तथा सुरक्षा परिषद या दोनों को ऐसे सिद्धांतों के संदर्भ में सुझाव दे सकती है। अनुच्छेद 26 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद को यह अधिकार दिया है कि वह शस्त्रों को नियंत्रित करने के लिए योजनाएं पेश करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ऐसे ढंग से स्थापना करने और ऐसे ढंग से उसे बनाए रखने के लिए जिसमें संसार की जन शक्ति और आर्थिक साधनों की कम से कम मात्रा शस्त्रों पर खर्च हो का दायित्व सुरक्षा परिषद को सौंपा गया। चार्टर का अनुच्छेद 43 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र को सैनिक शक्ति प्रदान करके सुरक्षा कायम रखने एवं शस्त्रों के नियम का आकांक्षी है। चार्टर का अनुच्छेद 47 सुरक्षा परिषद की सहायता और परामर्श के लिए एक सैनिक स्टाफ समिति की निर्माण करेगा। यह समिति ऐसी योजनाओं को संयुक्त राष्ट्र के सामने रखेगी जिसके द्वारा शस्त्र नियंत्रण की एक पद्धति स्थापित हो सके। चार्टर में इस बात की भी व्यवस्था की गई कि विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए सुरक्षा परिषद सैनिक स्टाफ समिति की मदद से ऐसी सेनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी होगी जिसमें संसार के मनुष्यों के आर्थिक साधनों का उपयोग शस्त्रीकरण के लिए कम से कम हो सके। तो अब हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिशा में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा चार्टर के निशस्त्रीकरण संबंधी उपबंधों को कार्य रूप देने का सर्वप्रथम प्रयास 15 नवंबर 1945 को किया गया, जब 3 महाशक्तियाँ कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने एक घोषणा प्रकाशित करके यह प्रस्ताव रखा कि परमाणु ऊर्जा के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण संबंधी कार्य करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पर बल दिया गया। कुछ समय बाद सोवियत संघ ने भी इस पर अपनी सहमति प्रकट कर दी थी। सेकंड है 24 जनवरी 1946 को महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करके संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य राष्ट्रों के अलावा कनाडा को भी शामिल किया गया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य यह था कि यह एक ऐसी योजना तैयार की जाए जिसके अंतर्गत संयुक्त सदस्य राष्ट्र परमाणु शक्ति के उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने को तैयार हो, ताकि इसका प्रयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सके तथा आणविक व सामूहिक विनाश के अन्य सभी शस्त्रों का पूर्ण निषेध किया जा सके। थर्ड है 13 फरवरी 1947 को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने परंपरागत शस्त्रों के लिए एक आयोग की स्थापना की, जिसके सदस्य वे सभी देश थे जो सुरक्षा परिषद के देश थे। इस आयोग का मुख्य कार्य शस्त्रों और सशस्त्र सेनाओं में कमी करने की योजनाएं बनाना था। इस आयोग के वे कार्य करने की मनाही थी जो परमाणु ऊर्जा आयोग को सौंपी गई थी। फोर्थ है हमारा निशस्त्रीकरण आयोग 1950 में अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह सुझाव दिया कि संयुक्त राष्ट्र परमाणु शक्ति आयोग व परंपरागत शस्त्रों के लिए एक आयोग को मिलकर एक नवीन आयोग की रचना कर दी जाए, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य इन पर सहमति संबंधित गतिरोध पैदा हो गया था। महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि दोनों आयोगों को मिलाकर एक नवीन आयोग गठित किया जाए। महासभा ने 11 जनवरी 1952 को महासभा के 6ठे अधिवेशन में एक निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की। प्रारंभ में निशस्त्रीकरण आयोग में सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य तथा कनाडा थे। बाद में इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इस आयोग ने 2 समितियों की स्थापना की। इस समिति को हथियार और सेनाओं के नियमन का कार्य सौंपा गया और दूसरी समिति को यह कार्य दिया गया कि वह राष्ट्रों द्वारा सेनाओं और हथियारों के संबंध में दी गई सूचनाओं पर विचार विमर्श करेगी। नेक्स्ट हमारा सोवियत प्रस्ताव 1955 में महासभा के आदेश पर उप समिति की कई बैठकें हुई। इन बैठकों में 10 मई 1955 को सोवियत संघ के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में निशस्त्रीकरण संबंधी एक नई योजना रखी। इसमें सोवियत संघ ने सेना में 1/3 कटौती की मांग को छोड़ दिया। परमाणु हथियारों को तत्काल नष्ट करने की जिद छोड़कर उसने पश्चिमी गुट की यह बात स्वीकार कर ली कि 3/4 हथियारों
और सैनिकों की कमी करने के बाद इस दिशा में कदम उठाए जाए व एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण संघ की स्थापना की जाए। नेक्स्ट है सोवियत प्रस्ताव 1957। 24 जनवरी 1957 को सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव रखा कि निशस्त्रीकरण आयोग का विस्तार किया जाए। इसमें भारत, मिस्र, पोलैंड व एक लैटिन अमेरिका देश को भी शामिल किया जाए। नेक्स्ट है पूर्ण निशस्त्रीकरण प्रस्ताव। 18 सितंबर 1959 को सोवियत संघ के मुख्यमंत्री खुर्चेव ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा के समक्ष पूर्ण सर्वनाम निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें कहा गया कि 4 साल के भीतर सभी राष्ट्रों को इस प्रकार निशस्त्रीकरण करना चाहिए कि इस अवधि के बाद उसके पास युद्ध करने का कोई साधन ही न रहे। सदस्य राष्ट्र अपनी आंतरिक सुरक्षा व शांति के लिए थोड़ी सी पुलिस और सेना रख सकता है। इस योजना के बाद खुर्चेव ने आंशिक निशस्त्रीकरण की योजना भी रखी। इस योजना के निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया। नाटो व वार्सा पैक्ट के सदस्य राष्ट्रों के मध्य एक अनाक्रमण संधि हो। एक सदस्य राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण होने की स्थिति में उस राज्य की मदद करे। यूरोप से विदेशी सेनाएं हटा ली जाएं। मध्य यूरोप को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाया जाए। यूरोप से विदेशी सैनिक अड्डे समाप्त किए जाएं। परंतु यह योजना भी सफल नहीं हो सकी, क्योंकि इसमें पश्चिमी शक्तियों ने मजाक का विषय बना दिया था। नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण आयोग का विस्तार। दिसंबर 1961 में महासभा द्वारा निशस्त्रीकरण आयोग का विस्तार करके इसमें 8 गुट निरपेक्ष देशों जैसे ब्राज़ील, बर्मा, इथोपिया, भारत, मैक्सिको, नाइजीरिया, संयुक्त अरब गणराज्य और स्वीडन को भी शामिल किया गया, जिसके कारण 10 सदस्यीय निशस्त्रीकरण का आयोग अब 18 सदस्यीय निशस्त्रीकरण आयोग बन गया। परंतु फ्रांस ने इसका विरोध करना आरंभ कर दिया कि इतना विस्तृत आयोग निशस्त्रीकरण संबंधी किसी भी समस्या को हल करने में असफल रहेगा। जनेवा सम्मेलन। 27 जुलाई 1965 को जनेवा में निशस्त्रीकरण आयोग की बैठक हुई। सम्मेलन के प्रारंभ से ही सोवियत और अमेरिकी मतभेद उग्र रूप में सामने आए। इस सम्मेलन में आयोग ने अब तक जो कार्य किए थे उनकी रिपोर्ट पेश की। दोनों गुटों की ओर से ऐसे भाषण हुए जिन्होंने सम्मेलन के भाग्य का पहले ही फैसला कर दिया। ऐसी स्थिति ने सम्मेलन की असफलता को दर्शा दिया और बिना कोई ठोस निर्णय लिए सम्मेलन समाप्त हो गया। बाह्य आकाश संधि। 1966 में महासभा ने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के प्रयोग संबंधी एक प्रस्ताव पास किया। यह संधि शांति की दिशा में एक रचनात्मक संधि है। इसमें बाहरी अंतरिक्ष को मानवता की साझी संपत्ति माना गया और बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और साझे प्रयोग के लिए अपील की गई। संधि द्वारा अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के बाह्य आकाश में न्यूक्लियर शस्त्रों के भेजे जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। कोई भी राज्य बाह्य आकाश के किसी भी भाग पर राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का दावा नहीं करेगा तथा चंद्रमा और खगोलीय पिंडों पर सैनिक अड्डे स्थापित नहीं करेंगे। इस संधि को 9 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार कर लिया। परमाणु प्रसार संधि 1968। निशस्त्रीकरण की दिशा में एक आंशिक सफलता तब मिली जबकि रूस और अमेरिका के बीच 1968 की परमाणु अस्त्र प्रसार निषेध संधि मौलिक रूप में हुई। बाद में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की राजनीतिक समिति ने परमाणु अस्त्रों के प्रसार और निर्माण पर नियंत्रण का प्रस्ताव पास कर दिया। संघ के 112 सदस्यों में से 110 सदस्यों ने प्रस्ताव पर पक्ष में मत दिया। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान, जिन्होंने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, परंतु संधि पर हस्ताक्षर करने में अपनी स्थिति को आरक्षित रखा। अल्बानिया, क्यूबा, तंजानिया आदि देशों ने प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि कुछ देशों ने जैसे कि भारत, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्पेन, जो कि परमाणु शक्ति की अक्षमता से युक्त थे, मतदान में भाग नहीं लिया। इस संधि की कुछ धाराएं थी। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम बनाने की जानकारी नहीं देंगे, यानी कि जो तकनीक उन्होंने यूज़ की थी उस तकनीक को वो साझा नहीं करेंगे परमाणु विहीन राष्ट्रों के साथ। परमाणु शक्ति संपन्न राज्य परमाणु अस्त्र प्राप्त करने पर परमाणु शक्ति विहीन राज्यों की मदद नहीं करेंगे। परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे। परमाणु अस्त्रों के प्रशिक्षण और विस्फोट पर रोक लगाने की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। वह राष्ट्र जिनके पास परमाणु अक्षमता है वह परमाणु शक्ति का प्रयोग असैनिक कार्यों के लिए करेंगे। शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए जो भी अनुसंधान कार्य किए जाएंगे उनकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति संस्थान निरीक्षण की पूर्ण व्यवस्था होगी। इस संधि की बहुत ही अधिक आलोचना हुई। यद्यपि अमेरिका, सोवियत और इंग्लैंड सहित इस संधि को बड़ी संख्या में अन्य देशों ने भी स्वीकार कर लिया।
परंतु कुछ परमाणु शक्तियों और परमाणु अक्षमता रखने वाले देशों जैसे कि फ्रांस, चीन, भारत, इजराइल, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। यह देश इस संधि को पक्षपातपूर्ण संधि मानते थे, क्योंकि यह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों और परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों के मध्य अंतर को बढ़ाती है। यह परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की निर्भरता को बढ़ाती है। इस संधि की एक अन्य सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें परमाणु शक्ति के नियंत्रण और निरीक्षण के प्रश्न को नहीं सुलझाया गया। यद्यपि संधि की जमकर आलोचना हुई, फिर भी 24 अप्रैल 1968 को महासभा के विशेष अधिवेशन में संधि पर विचार किया गया और इसे स्वीकार कर लिया गया। यह संधि अप्रैल 1970 से 25 वर्षों के लिए लागू की गई। मार्च 1995 में इस संधि की समय सीमा समाप्त होनी थी, इसलिए संयुक्त राष्ट्रों के प्रयास से मार्च 1995 में इसकी समीक्षा की गई और इसे अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया। अप्रैल 1995 तक इस संधि पर 178 राष्ट्र राज्यों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन जो 1995 तक जो लागू हुई थी, 70 में वो 95 तक चली। परमाणु अप्रसार संधि 1970 में लागू की थी। इसे 25 वर्षों के लिए लागू किया गया था और यह निर्धारित किया गया कि 25 वर्ष के बाद संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश तय करेंगे कि इसकी अवधि को बढ़ाया जाए या नहीं, और अगर बढ़ाई भी जाए तो कितनी। अप्रैल 1995 तक इस संधि पर 178 देश दस्तखत कर चुके थे। अप्रैल 1995 में इसकी समीक्षा के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक सम्मेलन बुलाया गया ताकि परमाणु अप्रसार संधि का कार्यकाल बढ़ाया जाए। अमेरिका इस संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाना चाहता था, जबकि मध्य और पश्चिमी एशियाई देश इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इजराइल का भय था। इजराइल ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। विकासशील देशों के दृष्टिकोण को पेश करते हुए इंडोनेशिया के प्रतिनिधि इजार इब्राहिम ने कहा था कि 25 वर्ष पुरानी संधि की अनिश्चित काल के लिए स्वीकृति देने का अर्थ है परमाणु शस्त्रों की वैधता को हमेशा के लिए स्वीकार करना। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से विश्व हमेशा के लिए परमाणु शक्ति संपन्न और परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों में बंट जाएगा। इससे संबंधित अमेरिका ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसके द्वारा परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चित काल तक बढ़ाने का प्रावधान था। इस प्रस्ताव पर 11 मई 1995 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मतदान हुआ और संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और यह संधि अनिश्चित काल के लिए लागू हो गई। इस संधि के सदस्यों ने इस प्रस्ताव के अनुसार इस संधि में क्या प्रावधान था। इस संधि के अनुसार 5 परमाणु देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन का परमाणु शस्त्रों पर स्थायी रूप से नियंत्रण हो गया और परमाणु देशों और परमाणु विहीन देशों के बीच विद्यमान खाई स्थायी बन गई। इस संधि का सीधा अर्थ यह था कि जिसके पास परमाणु शस्त्र हैं वे उन्हें बनाए रखेंगे तथा जिनके पास नहीं है वे नहीं बनाएंगे। परमाणु अप्रसार संधि पर 178 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिनमें से 173 देश परमाणु शस्त्र विहीन हैं। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, क्यूबा, ओमान, मोनाको इत्यादि देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण मानता है। नेक्स्ट है निशस्त्रीकरण सम्मेलन जून 1996। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के प्रभाव में आकर जून 1996 में जनेवा में एक विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में अमेरिका ने व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि संबंधी एक प्रस्ताव इस सम्मेलन में पेश किया। भारत ने परमाणु विकल्प न छोड़ने के अपने फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उचित और प्रस्तावित व्यापक परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि के मसौदे को दोषपूर्ण बताते हुए उसका विरोध किया। अमेरिका इस प्रस्ताव को पास करवाने में सफल हो जाता यदि भारत इस पर अपने निषेधाधिकार वीटो पावर का यूज नहीं करता। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास न हो सका तो अमेरिका ने इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के समक्ष निर्णय का रखने का निश्चय किया। इस सम्मेलन में 61 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है परमाणु कचरा संधि। 1997 में 5 दिवसीय उच्च स्तरीय राजनयिक सम्मेलन वियना में हुआ। इस सम्मेलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि में यह व्यवस्था की गई कि परमाणु सुविधाओं वाले देश रेडियोधर्मिता वाले कचरे के प्रबंध के संबंध में उच्च स्तरीय मापदंडों का पालन करेंगे। इस संधि पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए जबकि पाकिस्तान ने नहीं किए। इस संधि के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि किसी देश द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला परमाणु कचरा उसी देश में समाप्त किया जाए। बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि सितंबर 1997 में लगभग 90 देशों के प्रतिनिधियों ने एंटी पर्सोनल बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि के प्रारूप को औपचारिक रूप से अपना लिया। इस संधि पर ओटावा में दिसंबर 1997 में हस्ताक्षर कर दिए गए।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान ने बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध लगाने वाले संबंधी ओटावा समझौते के क्रियान्वयन का स्वागत किया। इस संधि का उद्देश्य बारूदी सुरंगों के उपयोग, बिक्री, भंडारण, परिवहन तथा उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना है। भारत ने बारूदी सुरंगों, बूबी ट्रैप्स व ऐसे ही अन्य अस्त्र शस्त्रों तथा स्थायी रूप से दृष्टिहीन बना देने वाले लेस हथियारों के इस्तेमाल संबंधी 2 समझौतों की पुष्टि कर दी। नेक्स्ट है लास्ट हमारा, सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने शस्त्र व्यापार संधि को पास किया। इस संधि के अंतर्गत सदस्य राज्यों के परंपरागत शस्त्रों को ऐसे राज्यों को बेचने से रोकने का प्रावधान किया गया जिनके विषय में यह संदेह हो कि वे इन शस्त्रों का प्रयोग सामूहिक विनाश के लिए मानवता के विरुद्ध करेंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।